हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासें चल रही है और ये हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा कक्षा 10th 12th और अन्य कुछ ऐसे बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी दोस्तों से निवेदन रहेगा कि हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को, नए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो हम रेगुलरिटी क्लास लेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और आपके सपोर्ट से ही हम आने वाले दिनों में इन यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को अपलोड कर सकें, लाइव आ सके। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा कि जैसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप देखते हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा, सूचना होगी, वो आपके तक पहुंच सके समय समय पर। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मानव तंत्र, वो मानव तंत्र चल रहा था, ह्यूमन सिस्टम चल रहा था, ठीक है ना, मानव तंत्र। और ह्यूमन सिस्टम में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और आज हम दूसरा पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि मानव में रासायनिक समन्वय क्या होता है। तो विद्यार्थियों, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल्स। तो हम कह सकते हैं केमिकल्स को ऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। विद्यार्थियों ध्यान देना कि मनुष्य होता है और मनुष्य के अंदर अनेक जैविक क्रियाएं होती है, बायो रिएक्शन होती है। उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वातावरण के साथ एक समस्थापन बनाना पड़ता है। और इस समस्थापन बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके से सिस्टम होते हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतस्रावी तंत्र। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों, ये जो मानव रासायनिक समन्वय है, ये मानव रासायनिक समन्वय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इनको हम क्यों ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, हम कह सकते हैं मानव में जैविक क्रियाओं, बायो रिएक्शन, जैविक क्रियाएं, जिसको हम बोल सकते हैं बायो रिएक्शन, जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन करना या समस्थापन बनाना। समस्थापन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं होम्योस्टेसिस। समस्थापन बनाना पड़ता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, समस्थापन का मतलब होता है कि हमारे जीवन के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं को हम किस प्रकार अनुकूलन बनाते हैं पर्यावरण के साथ। तो इनको समन्वय को बनाने के लिए, समस्थापन बनाने के लिए, इस कार्य करने के लिए हमारे पास दो तंत्र होने चाहिए। एक तो आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतस्रावी तंत्र के साथ अध्ययन करते हैं। और विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र होता है, इन दोनों को जब एक साथ सम्मिलित करते हैं तो इस अध्ययन को हम बोल सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है ना विद्यार्थियों, ध्यान देना
कि जो हमारे शरीर के अंदर समन्वय करने के लिए दो चीजें, तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, ये दोनों तंत्र सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित दौरान जो इससे अध्ययन किया जाता है उसे हम कह सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका और एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है अंतस्रावी। अंतस्रावी जैसे कह सकते हैं कि तंत्रिका अंतस्रावी का अध्ययन करना, दोनों को एक साथ इकाई को हम बोल सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, ये न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर तंत्रिका तंत्र हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में। तो याद रखना विद्यार्थियों, मानव के अंदर ग्रंथियां कई प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा ग्रंथियां, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लैंड्स। कई बार आपने नाम सुना भी होगा, कई इससे होने वाले उत्पन्न रोग भी होते हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स और एंजाइम भी होते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ग्रंथि ग्लैंड्स रहेगा, कि ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, इन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यदि बात करते हैं कि इस ग्रंथियों की सबसे पहले खोज किसने की, इस ग्रंथियों के बारे में जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स का सबसे पहले नाम किसने रखा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहले खोजा गया, कौन सा ऐसा रोग है जो इन ग्रंथियों के द्वारा सबसे पहला खोजा गया है, ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, कौन सी ग्रंथि में से क्या उत्पन्न होता है, क्या श्रवण होता है, कौन सी ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन्स, ये कौन सा ऐसी ग्रंथियां होती है जिसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही श्रवण होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि हम एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी ग्रंथि आती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है ना। दूसरी जो ग्रंथियां होगी वो होगी बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरी जो ग्रंथि होगी वो होगी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। विद्यार्थियों यदि इसको हम अंग्रेजी में नामकरण करना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, और इसको बोलते हैं मिक्सेड ग्लैंड्स, मिक्सेड ग्लैंड्स। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सेड, मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है। और विद्यार्थियों ध्यान देना कि कौन सी ग्रंथि क्या कार्य करती है, किस प्रकार का ये श्रवण करती है, ये किस रूप में बहती है। तो विद्यार्थियों याद रखना कि जो अंतस्रावी ग्रंथि होती है, हमेशा याद रखना कि अंतस्रावी ग्रंथि हमेशा नलिका विहीन ग्रंथि होती है। हम लिख सकते हैं कि अंतस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन, जिसके अंदर जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स या एंजाइम होता है वो एंजाइम सीधे रुधिर में बहता है, उसमें कोई किसी प्रकार की नलियां नहीं होती है। हमेशा उसके जो श्रवण होने वाला वो हमेशा सीधे रक्त में बह जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका नॉन डक्ट ग्लैंड्स होती है। अब याद रखना विद्यार्थियों, बहिस्रावी ग्रंथि होती है तो बहिस्रावी ग्रंथि के अंदर हमेशा याद रखना, अंतस्रावी का विपरीत है कि अंतस्रावी नलिका विहीन है। तो हमेशा याद रखना ये जो ग्रंथियां होगी वो नलिका युक्त ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, नलिका युक्त ग्रंथि है। नलिका युक्त ग्रंथि का मतलब है कि इसमें से जो श्रवण होता है वो हमेशा नलिकाओं में बहता है और नलिकाओं में वहां तक पहुंचता है जहां पर उसको कार्य करना होता है। तो याद रखना। और तीसरी होती है मिश्रित, जिसके अंदर विद्यार्थियों ध्यान रखना अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां होती है। पहले छोर पे अंतस्रावी और अंतिम छोर पर बहिस्रावी ग्रंथियां आपस में जुड़ी होती है। तो मिश्रित का मतलब है कि जिसमें दोनों ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां, दोनों ग्रंथियां सम्मिलित होती है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस अंतस्रावी में नलिका विहीन का मतलब है कि जो श्रवण, जो ये ग्रंथि श्रवण करती है, श्रवण सीधे रक्त में पहुंचता है। सीधे किस में पहुंचता है, रक्त में पहुंचता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं होती है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना कि इसके द्वारा जो श्रवण होगा, इसके द्वारा जो श्रवण है, श्रवण जो नलिकाओं के द्वारा, किसके द्वारा, श्रवण जो नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न
विभिन्न अंगों एवं अंगों तथा ऊतकों तक पहुंचता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो बहिस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावन होता है, जो भी एंजाइम हार्मोन्स, यदि मुख्यतः बात करें तो बहिस्रावी के अंदर एंजाइम श्रवण होता है, तो एंजाइम होता है वो श्रवण जो नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक और ऊतकों तक पहुंचने का कार्य करता है। और विद्यार्थियों रही बात मिश्रित, तो मिश्रित के अंदर दोनों होता है कि नलिका भी होती है और नलिका विहीन भी ग्रंथियां होती है, दोनों ही होती है नलिका विहीन, ठीक है ना, याद रखना, इसलिए इसको मिश्रित के नाम से जानते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावन होने वाले प्रोटीन्स या स्टेरॉइड या फिर हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल या फिर उसको हम कैसे पेप्टाइड, ये जो इससे जो स्रावन होने वाले जो रसायन होते हैं, उस रसायन को हम किस नाम से जानते हैं? हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो श्रवण होता है वो हमेशा हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन्स होता है, याद रखना। और बहिस्रावी से जो श्रवण होता है वो हमेशा आपका एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और रही बात विद्यार्थियों मिश्रित ग्रंथि के अंदर, तो मिश्रित ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स भी श्रवण होता है और एंजाइम भी श्रवण होता है। हार्मोन्स एवं एंजाइम दोनों ही श्रावण होते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, दोनों क्यों स्रावित होता है? क्योंकि इसके अंदर अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों पाई जाती है। तो विद्यार्थियों याद रखना, कई बार क्वेश्चंस करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर एक अंतर बताइए या डिफरेंट बताइए। तो याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिका नहीं पाई जाती है, जबकि बहिस्रावी के अंदर नलिका युक्त होती है। अंतःस्रावी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे रक्त में जाते हैं। किस में जाते हैं? सीधे रक्त में पहुंचते हैं। जबकि बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है और उससे जो श्रवण होता है वो श्रवण नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक जहां हमें कार्य करना, जैसे मैं कह देता हूं कि हमारे आंखों से आंसू टपकते हैं या फिर श्वेत ग्रंथियां हैं या फिर वशीय ग्रंथियां हैं, तो ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हमारे आंखों तक बहुत सारे पीछे से आ रही है, लेकिन हमारे जो जल बहता है आंखों से, जो आंसू बहते हैं, वो हमेशा नलिकाओं के द्वारा आंखों तक पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारी जो अश्रु गिरते हैं वो एक चक्षु ग्रंथियां या फिर आंख के द्वारा ही, तो इसको बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। और मिश्रित ग्रंथियों के अंदर यदि बात करें तो मिश्रित ग्रंथियों के अंदर आपके अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होते हैं। पहले अंतःस्रावी और बाद में बहिस्रावी ग्रंथियां जुड़ी होती है। तो ये तो आपके ग्रंथियों के प्रकार थे कि मुख्य ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कई बार सवाल पूछते जाते हैं, तो कौन कौन सी होती है? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सेड ग्लैंड्स, ये 3 प्रकार की होती है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं कि इस अंतःस्रावी और बहिस्रावी में से जो श्रवण होने वाले रसायन, इसमें हार्मोन्स और इसमें एंजाइम, याद रखना। अब याद रखना विद्यार्थियों कि ये एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स और दूसरा आपका रहेगा एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं इसमें क्या क्या अंतर होता है, कितना डिफरेंट होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि हार्मोन्स होता है, इसका श्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों से, इसका श्रवण किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जबकि विद्यार्थियों ध्यान देना एंजाइम का श्रवण होगा वो बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होगा। ये विद्यार्थियों याद रखना, अंतःस्रावी के द्वारा होता है हार्मोन्स का श्रवण और बहिस्रावी के द्वारा होता है एंजाइम का श्रवण। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि हार्मोन्स होते हैं वो, इसके अणुभार क्या होता है? कम होता है। इसका अणुभार या इसकी मात्रा होती है वो कम होती है। जबकि एंजाइम के अंदर जो अणुभार होता है, अणुभार अधिक होता है और इसकी मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। और इसमें अणुभार क्या होता है? कम होता है। विद्यार्थियों याद रखना। अब याद रखना विद्यार्थियों कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स हमेशा रासायनिक संदेश वाहक का काम करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि केमिकल मैसेंजर, ये हार्मोन्स होते हैं, ये रासायनिक संदेश वाहक का कार्य करते हैं, रासायनिक संदेश वाहक का काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं मैसेंजर
मैसेंजर केमिकल, मैसेंजर केमिकल। जबकि याद रखना विद्यार्थियों, जो एंजाइम होते हैं वो हमेशा जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं बायो कैटेलिस्ट, बायो कैटेलिस्ट। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना कि ये जो रासायनिक संदेशवाहक और जैव उत्प्रेरक क्या है, तो रासायनिक संदेशवाहक का मतलब होता है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये सीधे रक्त के अंदर और रक्त के बाद ये रक्त के अंदर अनेक क्रियाएं करके शरीर के अंदर संतुलित बनाने का कार्य करते हैं खुद। लेकिन याद रखना कि ये जो जैव उत्प्रेरक है ये केवल और केवल क्रिया कराने में सहायक होता है। हमेशा उसको क्या करते हैं? क्रियाशील बनाते हैं, उसको जागरूक करते हैं। तो वो होते हैं जैव उत्प्रेरक और ये होते हैं रासायनिक संदेशवाहक। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जब एक बार अपचयित हो जाते हैं तो पुनः बार बार इसका अपचयन नहीं होता, एक बार ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि अपचयित एक बार होता है, केवल क्या होता है? एक बार ही होता है। जबकि एंजाइम होते हैं यदि वो कभी अवशेष बच जाते हैं तो इनका पुनः बार बार अपचयन होता है, बार बार अपघटन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम होता है वो बार बार अपघटन होता है, बार बार अपघटन होता है। क्योंकि एंजाइम जैसे यदि बात करें तो पाचक एंजाइम हमने पढ़े भी थे। पाचक एंजाइम जितने भी है वो बहिस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन्स ग्रंथियों के अंदर अंतस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, उसमें हार्मोन्स से बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा ये पॉइंट यही रहेगा कि इस ग्रंथियों में से कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से ग्रंथियां किस हार्मोन्स का स्रावण एंजाइम का करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, ये तो आपके हार्मोन्स और एंजाइम के मुख्य क्या थे? लक्षण थे, अंतर थे कि एंजाइम क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि कौन सी ग्रंथि के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अंतस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है और मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होती है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन, अंतस्रावी ग्रंथि। और दूसरी आपकी बहिस्रावी, और तीसरी आपकी जो ग्रंथि रहेगी वो रहेगी मिश्रित। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि अंतस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। तो मुख्यतः हम देखा जाए तो हमारे सिर में सबसे पहली बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस, ये एक अंतस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के बाद यदि दूसरी बात करें तो पीयूष ग्रंथि, और तीसरी बात करें तो पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है, अंतस्रावी ग्रंथियां होती है। चौथी ग्रंथि की बात करें तो वह आपकी रहेगी थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। इस ग्रंथि को औटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद पांचवी ग्रंथि रहेगी वो रहेगी आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। और पैराथायराइड ग्रंथि को हम बोल सकते हैं पराउटू ग्रंथि। और विद्यार्थियों फिर छठी जो आपकी रहेगी जो वक्ष के अंदर पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। और जो सातवीं ग्रंथि होती है वो विद्यार्थियों याद रखना अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। और आठवीं जो ग्रंथि रहेगी वो रहेगी आपकी अधिवृक्क, या इसको हम कह सकते हैं एड्रीनलिन या एड्रीनली ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है एड्रीनलिन ग्रंथि। और जो नवीं ग्रंथि होगी वो हम कह सकते हैं जनन ग्रंथि। आपकी कौन सी ग्रंथि है? जनन ग्रंथि। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इस जनन ग्रंथि के अंदर दो आते हैं, एक आता है नर और दूसरा आता है मादा। नर के अंदर जो ग्रंथि होती है वो वर्षण टेस्टिस, और मादा के अंदर जो ग्रंथि होती है वो ओवरी अंडाणु या अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु ग्रंथि होती है। तो विद्यार्थियों याद रखना कि ये जो मुख्यतः हमारे जो ग्रंथियां होती है ये एंडोक्राइन होती है। ये कौन सी होती है? एंडोक्राइन होती है। जबकि विद्यार्थियों याद रखना कि दूसरी यदि बात हम करें कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो विद्यार्थियों याद रखना कि बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर आपने देखा होगा लाला, ठीक है ना, श्वेत ग्रंथि। लाला को हम लार ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? लार, श्वेत और तेलिए, ठीक है ना। पाचक ग्रंथियां, बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्रावी ग्रंथियां
होती है, जैसे अश्रु, जो हम कह सकते हैं अश्रु चाक्षु ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथि? चाक्षु ग्रंथि, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत सारी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अब यदि बात करें मिश्रित ग्रंथि, तो याद रखना विद्यार्थियों, मनुष्य के शरीर के अंदर एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां होती है, इसमें अंतस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। अंतस्रावी और दूसरी आपकी होगी बहिस्रावी। ये दोनों ग्रंथियों का काम करती है। अंतस्रावी में से हार्मोन्स का स्रावण करती है, हार्मोन्स का, और बहिस्रावी में हमेशा ये एंजाइम का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? एंजाइम का स्रावण करती है। और इसके प्रति यदि हार्मोन्स और एंजाइम की बात करें तो ये हार्मोन मुख्य रूप से इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकोगोन, दूसरा इसमें रहेगा ग्लूकोगोन हार्मोन्स, ये स्रावित करती है। जबकि एंजाइम हमेशा याद रखना कि इसमें जठर रस, और जठर रस के बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लाइसोसोम है, ट्रिप्सिन है, रेनिन वगैरह, ये हार्मोन्स होते हैं जो इसके द्वारा श्रवण होते हैं। जो पाचक के दौरान शरीर के अंदर जब भोजन का पाचन होता है उस समय ये जठर रस से अग्नाशय रस स्रावित होते हैं। वो एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो आपके थी अंतस्रावी ग्रंथियां जिसको बोलते हैं एंडोस्राइन, बहिस्रावी एक्सोस्राइन और मिश्रित ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। अब विद्यार्थियों याद रखना कि इन ग्रंथियों के बारे में चर्चा करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले इस अंतस्राव इंटरनल सेक्रेशन जिसको बोलते हैं अंतस्राव शब्द का सर्वप्रथम यदि प्रयोग किया था, ठीक है ना, सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है क्लॉड और दूसरा है बर्नार्ड। पहला नाम है क्लॉड और दूसरा है बर्नार्ड। ये 2 वैज्ञानिक थे। सन 1855 में इन्होंने इंटरसेक्रेशन या अंतस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि अंतस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिकों ने किया? तो क्लॉड और बर्नार्ड ने। अब याद रखना विद्यार्थियों, दूसरी बात करते हैं कि अंतस्रावी ग्रंथियां होती है, उसका जनक कौन है? अंतस्रावी का जनक, अब याद रखना, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, हम इसको कह सकते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? तो विद्यार्थियों याद रखना, इसका जो जनक है वो है थॉमस एडिसन। और विद्यार्थियों याद रखना, थॉमस एडिसन ने ही इस ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में अध्ययन किया था। और उन्होंने सबसे सर्वप्रथम रोग, इस ग्रंथियों से होने वाला सर्वप्रथम रोग, और उस सर्वप्रथम रोग का नाम था एडिसन रोग। कौन सा रोग था? एडिसन रोग। और ये एडिसन रोग किस ग्रंथि से संबंधित था? तो विद्यार्थियों याद रखना, ये अधिवृक्क ग्रंथियों के संबंधित रोग था। किस ग्रंथि के संबंधित? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनलिन ग्रंथि के संबंधित जो रोग हुआ था उसका नाम था एडिसन रोग। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना कि अंतस्रावी ग्रंथियों से जो उत्पन्न हार्मोन्स है, तो हार्मोन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? लेकिन याद रखना विद्यार्थियों कि सबसे पहला हार्मोन्स कौन सा है? तो सबसे सर्वप्रथम, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम हार्मोन्स कौन सा है? प्रथम हार्मोन्स, तो विद्यार्थियों याद रखना, प्रथम हार्मोन्स जो खोजा गया था उसका नाम है सिक्रीटिन। कौन सा है? सिक्रीटिन। और ये सिक्रीटिन हार्मोन्स किसने खोजा? तो विद्यार्थियों याद रखना, सन 1903 के अंदर एक आपके वैज्ञानिक था बेलिस, वैज्ञानिक का नाम है बेलिस स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग वैज्ञानिक दोनों ने सबसे पहले प्रथम हार्मोन सिक्रीटिन की खोज की गई थी। विद्यार्थियों ध्यान रखना, सन 1905 में जो हार्मोन्स शब्द है, उस हार्मोन शब्द का प्रथम उपयोग, या हम कह सकते हैं सर्वप्रथम उपयोग
सर्वप्रथम उपयोग भी किसने किया था? वो भी स्टारलिंक ने ही किया था। किसने किया था? स्टारलिंक ने किया था। तो ये सामान्य जानकारी विद्यार्थियों कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए अंतःस्रावी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो क्लॉड और बर्नार्ड सन 1855 के अंदर। अंतःस्रावी का जनक कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? तो ध्यान रखना थॉमस एडिसन। और इस थॉमस एडिसन ने ही ग्रंथि से संबंधित रोग की जानकारी ली थी। और वो रोग कौन सा था? तो वो रोग था एडिसन रोग। और किस ग्रंथि के संबंधित है, किस ग्रंथि के रिलेटेड में है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, या इसको हम बोल सकते हैं एडिनलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एडिनलिन ग्रंथि। इसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना कि सबसे प्रथम हार्मोन्स कौन सा उसे प्राप्त हुआ था? तो वो सिक्रीटिन हार्मोन्स कब खोजा गया? सन 1903 के अंदर। किस वैज्ञानिकों ने खोजा गया? तो बेलिस और स्टारलिंक ने। लेकिन याद रखना स्टारलिंक ने एक और भी प्रयोग किया था, या एक और भी व्याख्या की थी सन 1905 में। हार्मोन शब्द का उपयोग सबसे पहले स्टारलिंक ने ही किया था। तो ये विद्यार्थियों इस ग्रंथियों के बारे में नॉर्मल इसके जनक, या फिर कह सकते हैं कि इसके बारे में आविष्कार करने वाले थे। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि हमारा जो ग्रंथियों के अंदर हमने 3 प्रकार की पढ़ी, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां। कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि आज जो मुख्य ग्रंथि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने नॉर्मल जानकारी पढ़ी थी पहले, कि इसके अंदर ये जो श्रवण होगा वो नलिका विहीन सीधा रक्त के अंदर बहेगा। नलिका विहीन होती है। और जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स सीधा रक्त में से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। कोई इसमें नलिका वगैरह नहीं होती है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये हार्मोन्स का स्रावन करती है। अब कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां? तो सबसे पहले हम ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो हमारी जो ग्रंथि रहेगी वो रहेगी हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि यदि आपने मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, तो ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा कि मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये मस्तिष्क, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये मस्तिष्क का भाग है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये कहाँ स्थित होती है? स्थित कहाँ होती है? एक सवाल तो ये किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क। याद रखना, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क में क्या होती है? स्थित होती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, अग्र मस्तिष्क गहराई में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में आगे पूरा इसका गहराई में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य तौर पे ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और अग्र मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि आगे हम इसके बारे में बताएंगे पीयूष ग्रंथि। क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि से उत्पादन हार्मोन्स और उससे निकलने वाले कई प्रकार के ऐसे एंजाइम हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स को नियंत्रण करने का काम ही इसका ये होता है। अब यदि बात करें कि इसके अंदर उत्पन्न हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो विद्यार्थियों याद रखना कि हाइपोथैलेमस के में से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। और उस दोनों हार्मोन्स का एक का नाम है मोचक हार्मोन्स। मोचक हार्मोन्स, ठीक है ना। मोचक हार्मोन्स को हम बोल सकते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। और दूसरा आपका है निरोधी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? निरोधी, निरोधी हार्मोन्स, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स है, इनहिबिटिंग, ठीक है ना, इनहिबिटिंग हार्मोन्स
ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो मोचक हार्मोन्स और निरोधी हार्मोन्स, मोचक का मतलब होता है कि ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स, या इन हाइपोथैलेमस में भी 10 हार्मोन्स का स्रावन होता है। कितने हार्मोन्स का? 10 हार्मोन्स का स्रावन होता है। जैसे वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना, ल्यूटिनाइज हार्मोन्स, मेलेनाइट हार्मोन्स, या हम कह सकते हैं कि आपके पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं। उस हार्मोन्स का वृद्धि भी होती है, उस हार्मोन्स की संबंधक कमी भी होती है। तो इसके दो हार्मोन्स स्रावन होते हैं, एक होता है मोचक हार्मोन्स, दूसरा होता है निरोधी हार्मोन्स। अब याद रखना कि मोचक हार्मोन्स और निरोधी हार्मोन्स होते हैं, इनका काम होता है कि पीयूष ग्रंथि में से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स का उत्पादन और उसका नियंत्रण करना कार्य इस हाइपोथैलेमस का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस जो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का जो कार्य होता है, याद रखना विद्यार्थियों, कई बार पूछते हैं हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, हार्मोन्स का कार्य होता है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करना, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से मैं कह देता हूं कि वृद्धि हार्मोन्स का स्रावन होता है। मुख्यतः ये वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से होता है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास होता है? इस हाइपोथैलेमस। तो ये वृद्धि हार्मोन्स होता है, वृद्धि हार्मोन्स जिसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों याद रखना कि वृद्धि हार्मोन्स के अंदर कौन सा हार्मोन्स है? तो मैं कह देता हूं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। अब याद रखना विद्यार्थियों, ये जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का दो चीजें होती है, एक होती है अतिस्रावण और एक होता है अल्पस्रावण। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है अतिस्रावण और एक होता है अल्पस्रावण। तो विद्यार्थियों याद रखना कि अतिस्रावण हो रहा है, इसका मतलब है वो मोचक है। क्या है? मोचक है। अब अतिस्रावण हार्मोन, जब ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण अधिक होगा तो व्यक्ति क्या होगा? मोटा होगा। व्यक्ति क्या होगा? मोटा होगा। उसकी हाइट 7 से 8 फुट होगी, लंबा होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस इस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का क्या कर रहा है? मोचक कर रहा है, मतलब अतिस्रावण कर रहा है, और इस कारण व्यक्ति के अंदर मोटापा आ जाता है। व्यक्ति मोटा होता है, तगड़ा होता है, जो 7 से 8 फुट तक लंबा हो सकता है और उसकी बॉडी भीमकाय जैसी होगी। अब विद्यार्थियों याद रखना, उसी हाइपोथैलेमस के द्वारा दूसरा हार्मोन जो निरोधी हार्मोन्स का कार्य करता है, तो वो अल्प स्रावन करेगा। उस सोमेटोट्रोपिन को क्या करेगा? अल्प स्रावन करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल करने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, यदि उसका अल्प स्रावन होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? बोना होता है। क्या होता है? बोना होता है, ड्रॉप होता है। मतलब व्यक्ति की हाइट 3 से 3.5 या 4 फुट तक रहती है, चौड़ा हो सकता है, लंबा नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों कि इसी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से व्यक्ति मोटा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसके अतिस्रावण और अल्प स्रावण के कारण ये स्रावण कहां से होता है? ये हमेशा पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि में से कौन सा? वृद्धि हार्मोन्स। और इस वृद्धि हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन इसलिए विद्यार्थियों याद रखना कि इस हाइपोथैलेमस को हम सर्वोच्च कमांडर भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, क्योंकि मास्टर ग्रंथि तो हम पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जबकि इस हाइपोथैलेमस को हम बोल सकते हैं सर्वोच्च कमांडर। ग्रंथियों का क्या है? सर्वोच्च कमांडर, या इसका दूसरा नाम है कि हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मास्टर ग्रंथि क्या है और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्या है, दोनों में फर्क है।
मस्ट ग्रंथि पीयूष होती है, लेकिन मास्टर ऑफ मस्ट ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, इसलिए उसको मस्ट ग्रंथि कहते हैं। लेकिन मस्ट ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाला एक और ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। इस कारण कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ मस्ट ग्रंथि। जैसे एग्जांपल कि एक विद्यालय के अंदर स्टूडेंटों को कंट्रोल टीचर करने का अध्यापक का काम होता है, लेकिन उसी अध्यापकों को कंट्रोल करने के लिए एक हेड मास्टर या फिर एक प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि ग्रंथियों में प्रिंसिपल कौन है? ये हाइपोथैलेमस एक प्रिंसिपल का काम करती है, और मस्टों का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि कार्य करती है। तो ये आपके, और इसमें आगे हम पढ़ेंगे जब इसका पूरा 12th या फिर आगे बीएससी के बारे में जब पूरे हार्मोन्स को पढ़ेंगे तो हम गहराई से पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, और दूसरी ग्रंथि जो आपकी रहेगी वो रहेगी पीनियल ग्रंथि। कौन सी रहेगी? पीनियल ग्रंथि। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि पीनियल ग्रंथि क्या होती है, बहुत ही इसके बारे में अच्छा समझना। पीनियल ग्रंथि, अब विद्यार्थियों याद रखना, जो पीनियल ग्लैंड्स होती है, ये पीनियल ग्लैंड्स भी अग्र मस्तिष्क के अंदर ऊपरी पाली में पाई जाती है, ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्थित कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? तो अग्र मस्तिष्क, आपका अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के ऊपरी पृष्ठ पर पाई जाती है, ऊपरी पृष्ठ या ऊपरी भाग में पाई जाती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, ये पीनियल ग्रंथि होती है, इसमें भी हार्मोन्स का स्रावन होता है। अब कौन से हार्मोन्स का स्रावन करती है? तो ये मुख्य 2 हार्मोन्स का स्रावन करती है। कौन से हार्मोन का? मुख्य 2 हार्मोन्स का स्रावन करती है। याद रखना कौन कौन से 2 हार्मोन्स होते हैं? तो पहला होता है मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है ना, और दूसरा आपका होता है सेरोटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन। अब विद्यार्थियों याद रखना, मेलेटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन दोनों का क्या कार्य होता है? तो विद्यार्थियों याद रखना कि मेलेटोनिन हार्मोन के अंदर एक मेलोनिन वर्ण होता है, वर्णक होता है, मेलोनिन वर्ण, वर्णक पिगमेंट होता है। और मेलोनिन वर्णक के कारण हमेशा याद रखना, आंख है, त्वचा है, तंत्रिका तंत्र है, उसके रंगों को निर्धारित करने का काम मेलोनिन वर्णक का होता है। ये एक कलर होता है, पिगमेंट होता है। तो याद रखना, मेलेटोनिन हार्मोन के अंदर एक वर्णक होता है मेलोनिन, जो हमेशा त्वचा है, आंख है या के तंत्रिका तंत्र है, उसके रंग को निर्धारित करते हैं। और विद्यार्थियों दूसरा बात याद रखना कि जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स व्यक्ति के अंदर एक नियमन विनियमन का काम करती है मस्तिष्क के अंदर, जो सोने जागने, तो हम कह सकते हैं कि सोने जागने का जो चक्र होता है, सोने व जागने की क्रिया, सोने व जागने की क्रिया, सोने व जागने की क्रिया जो जैविक लय के रूप में बरकरार रहती है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिथम या जैविक लय। और ये जैविक लय होने के कारण इसको हम बोल सकते हैं, जो पीनियल ग्रंथि होती है वो एक जैविक घड़ी का भी काम करती है। किसका काम करती है? जैविक घड़ी का भी काम करती है। एक तो वो घड़ी होती है जो हमारे दीवार पे आपको समय बताती है, लेकिन वो हमारे दिन और रात के अंदर समय को बताए। लेकिन एक वो घड़ी हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है, जैविक घड़ी, जो हमारे को सोने और जागने, जैसे समय हो जाता है शाम के टाइम 10-11 बजती है तो हम सो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब सुबह के 5-6 बजे तो अपने आप समय उठ जाते हैं। तो ये एक जो समय, जो उठना, जागना या फिर सोना, ये किसके द्वारा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन्स के कारण होता है। इसी कारण इस पीनियल ग्रंथि को हम जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम है थर्ड आई, तीसरी आंख भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? तीसरी आंख। कौन सी बोल सकते हैं? तीसरी आंख। आपकी जो थर्ड आई होगी, थर्ड आई, तीसरी आंख, ठीक है ना। इस प्रकार 1-2 आंखें होती है जिसे देखते हैं, प्रकृति की सारी चीजों को दृश्यमान देखते हैं, लेकिन तीसरी आंख जो हमारे मस्तिष्क को समझती है, ठीक है, और वो तीसरी आंख आपकी है पीनियल ग्रंथि, और जो जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो सोने जागने की प्रक्रिया को, या हम कह सकते हैं इसके अंदर और भी है कि ये शरीर को तापमान, मेलेटोनिन हार्मोन्स होते हैं, तो ये शरीर का तापमान भी क्या होता है? शरीर का तापमान को नियंत्रित करते हैं। तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं।
शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। और दूसरा याद रखना कि महिलाओं के अंदर जो मासिक चक्र होता है, उस मासिक चक्र मेंथली सर्किल होता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम इस पीनियल ग्रंथि का ही होता है। तो ये तो आपके मेलेटोनिन हार्मोन्स के कार्य होते हैं। एक तो ये वर्णक को, और जैसे आप देखना कि हमारी त्वचा का वर्णक जो मेलेटोनिन वर्णक के द्वारा मेलोनिन वर्णक के द्वारा होता, पिगमेंट के द्वारा होता है। जैसे रात पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो हमारी हाथों की जो चमड़ी होती है वो ब्लैक टाइप की दिखती, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो हमारे हाथों की चमड़ी वापस पुनः जो कलर होगा उस कलर में आ जाएगी। तो ये इसका काम होता है। सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, ये सेरोटोनिन भी हार्मोन्स सोने जागने, लेकिन इसका विशेष कार्य होता है सेरोटोनिन का, तो हम कह सकते हैं सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है। तो विद्यार्थियों इसका भी याद रखना कि जब हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ी थी, तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका एक नहीं होती, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। तो तंत्रिका, जैसे यहाँ पर तंत्रिका कोशिका होती है, तो इससे यहाँ से जुड़ करके मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक हजारों तंत्रिकाओं का समूह होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। अब क्या होता है कि जब एक तंत्रिका तंत्र होता है और उससे दूसरी तंत्रिका तंत्र जुड़ी होती है, इस प्रकार ये जुड़ी होती है, तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जब सूचना का आदान प्रदान होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोल सकते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना विद्यार्थियों। ये जो हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो मतलब एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसका काम होता है? इस सेरोटोनिन हार्मोन्स का होता है। तो याद रखना विद्यार्थियों कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स किसको बोलते हैं, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स कौन सा है, ट्रांसमीटर हार्मोन्स कौन सा है? तो याद रखना सेरोटोनिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? सेरोटोनिन। और विद्यार्थियों याद रखना कि ये जो पीनियल ग्रंथि से जो उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स होते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स दो तरीके से, एक तो पीनियल ग्रंथि से और दूसरा आपका जो रेटिना होता है, दृष्टि पटल, जो मस्त आपकी आंखों के अंदर जो दूसरी लेयर होती है दृष्टि पटल, जिसको रेटिना के नाम से जानते हैं, उस रेटिना से भी ये आपका मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो विद्यार्थियों याद रखना मेलेटोनिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? मेलेटोनिन हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं? हम बोल सकते हैं जैविक घड़ी के नाम से भी जान सकते हैं, या तीसरी आंख के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये आपकी पीनियल ग्रंथि है। अब इसलिए ध्यान देना कि ये जो पीनियल ग्रंथि होती है ये सदैव छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को लगभग, शिशु होता है उसको लगभग 16 से 20 घंटे तक नींद आती है। न्यूनतम 16 और अधिकतम 20 या 22 घंटे नींद आती है, क्योंकि उसके अंदर ये जो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन हार्मोन्स होते हैं वो सक्रिय होते हैं। और एक बात ये भी याद रखना कि ये जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में कम श्रवण होता है। इसलिए विद्यार्थियों याद रखना मेलेटोनिन वगैरह होते हैं, जब कभी भी आपको प्रकाश के अंदर नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपके पीनियल ग्रंथि से जो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं उनका प्रकाश के कारण श्रवण कम होता है। जैसे ही आप लाइट क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आपको नींद अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो विद्यार्थियों ये हमारी जो अंतस्रावी ग्रंथियां थी, और इसके बाद जो आपकी ग्रंथि आती है वो पीनियल ग्रंथि आती है, पीयूष ग्रंथि आती है। तीसरी है पीयूष ग्रंथि, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, और इस पीयूष ग्रंथि के बारे में हम अगले एपिसोड के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे अंतस्रावी ग्रंथियों का सबसे मुख्य ग्रंथि जो पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, और अन्य इस अंतस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि होती है। तो विद्यार्थियों हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल से आप जुड़ के रहना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को, प्रत्येक दिन रेगुलर क्लासों को आप अपलोड कर सके। आपके सहयोग और आपके सपोर्ट से ही हम इस यूट्यूब चैनल को आगे नए तेज गति के साथ हम चला सकें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को बेहतर तरीके से
हाई एनर्जी के साथ नए नए वीडियो के साथ आपके साथ पेशकश होंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से, सभी दोस्तों से पुनः निवेदन है कि हमारे इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बात याद रखना विद्यार्थियों, इसके आगे एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि समय समय पर जो वीडियो चढ़ेगा यूट्यूब पर, उस यूट्यूब के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाँ आज वीडियो अपलोड हो गया है। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है वो यहीं तक समाप्त की जाती है और मैं एसपी सर पुनः आप सभी विद्यार्थियों को एक बार प्यार भरा अभिनंदन और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।